दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फ्रिक्शन। अब माय फ्रेंड्स, जो आपका इससे पिछले वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने फोर्स के बारे में स्टडी किया था। और वहाँ पे हमने एक चीज़ को और स्टडी किया था कि भाई जो आपकी फोर्स होती है ना, उसके अंदर गाइस आपका एक पार्ट रहता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। और जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आती है उन्हीं के अंदर आपकी एक फोर्स रहती है गाइस यहाँ पे फ्रिक्शन। ठीक है। और फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई मानो आप जैसे कोई टायर वगैरह को चला रहे हो ज़मीन पे, तो जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ना आपके टायर का और आपकी ज़मीन का गाइज, यहीं पे आपकी फोर्स लगती है फ्रिक्शन। और गाइज ये जो आपकी फोर्स लगती है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है। तो ये कुछ बातें मैं आपको एक बार यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहता था, जो कि मैंने रिमाइंड करा दी है। तो चलो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर माय फ्रेंड्स आपने हमारे पिछले वाले चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आपको इससे पिछले वाले सभी चैप्टर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट। वहाँ पे सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे कहते हैं यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। कि भाई आप अगर किसी कार के अंदर बैठे हो, किसी ट्रक के अंदर बैठे हो, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि भाई जो आपका ट्रैफिक सिग्नल जब रेड हो जाता है या फिर ऑरेंज हो जाता है, तो जो आपकी कारें होती हैं या फिर कोई और व्हीकल के जिसमें आप बैठे हो, वो सभी उसको स्टॉप वहाँ पे कर देते हैं। You too slowly slow down your bicycle whenever need by applying brakes। और अगर आप साइकिल वगैरह चलाते हैं तो आप भी अपने साइकिल को यहाँ पे मंदी जरूर करते होंगे अगर रास्ते में कुछ ब्रेकर वगैरह आ जाता है या फिर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं तो। हैव यू एवर दो वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई आपका जो व्हीकल है जब आप ब्रेक दबाते हो तो वो क्यों रुक जाता है? Not only vehicle, any object moving over the surface of the another object slows down when no external force is applied on it। अब my friends यहाँ पे बताते हैं कि सिर्फ आपका एक व्हीकल ही नहीं, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। मानो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ये ऑब्जेक्ट आपका इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे जा रहा है। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट आपका इतना ही नहीं, बहुत लंबा है, बहुत दूर तक है। ठीक है। आप ऐसे मानो तो आपने इसको यहाँ से धक्का दिया, लेकिन कुछ दूर जाके ये ऑटोमेटिकली आपका रुक जाएगा। वो रुकेगा तो रुकेगा क्यों यहाँ पे? ठीक है। यहाँ पे तो आपकी कोई ब्रेक वगैरह भी नहीं थी। तो यहाँ पे आपकी कौन सी फोर्स आती है, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रिमाइंड करा दी है। फिर कहते हैं फाइनली इट स्टॉप्स, और फिर आपका वो रुक जाता है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। क्या कभी आपने कोई क्रिकेट खेले होंगे तो आपने देखा होगा कि जो आपकी बॉल होती है थोड़ी दूर जाके वो ऑटोमेटिकली आपकी रुक जाती है। ठीक है। ये नहीं कि वो कॉन्टिन्यूसली आपकी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। फिर कहते हैं वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टीप ऑन अ बनाना पील। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर कभी हमारा पैर जो होता है बनाना के छिलके के ऊपर आ जाता है तो हम क्यों गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं हम? फिर कहते हैं वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड अ वेट फ्लोर। अब यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी के लिए डिफ़िकल्ट यहाँ पे क्यों बन जाता है? अगर हम मानो हमारा जो फर्श है गाइज वो बहुत चिकना है, उसके ऊपर पानी भी डला हुआ है, तो हम उसके ऊपर बहुत ईजिली नहीं चल पाते, हमें संभल के चलना पड़ता है, वरना हम गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? फिर कहते हैं यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलो माय फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक को, जो कि आपको बताता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। और इसके लिए गाइज हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 12.1। तो यहाँ पे कहता है जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। कि भाई अगर आपकी किसी टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है तो आप उसको थोड़ा सा पुश कीजिए। ठीक है। तो ये लो सर, हमने पुश कर दिया है। फिर कहते हैं यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आपने जैसे ही उसको पुश किया तो आपकी बुक थोड़ी सी आगे जाके रुक जाएगी, ओबेसी बात है, रुक जाएगी। फिर कहते हैं रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। फिर आप क्या करो, इस बुक को इस साइड से पुश करो अपोजिट डायरेक्शन से, फिर आपकी बुक थोड़ी सी दूर जाके फिर रुक जाएगी, आपको पता है इस बात का।
फिर कहता है डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू, क्या इस टाइम भी आपकी बुक यहाँ पे रुक चुकी है? तो जी हाँ, बिल्कुल रुक चुकी है। फिर कहता है कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट टू इट्स मोशन, क्या हम यहाँ पे फिर इस बात को कह सकते हैं कि भाई आपकी बुक अगर इस साइड जाती है तो उसके अपोजिट में इस साइड से फोर्स लगती है उस पर कोई, तभी तो वो रुक जाती है, वरना क्यों रुकेगी? फिर कहते हैं दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और गाइज इसी फोर्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इस वर्ड को भी आप यहाँ पे याद रखना। तो चलो माय फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है। पहले आपकी जो बुक थी इसके साथ में ऐसे फिंगर को इसने मोड़ा और फिर ऐसे पुश किया, पुश करने पर आपकी बुक यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली रुक चुकी है। फिर दूसरी साइड से भी उसने ऐसे पुश किया और यहाँ पे आके भी रुक चुकी है। तो आपकी दोनों केसेस के अंदर बुक ये ऑटोमेटिकली रुक क्यों जाती है यहाँ पे? तो आपकी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है और वो कहाँ पे एक्ट करती है? आपकी सरफेस जो होती है ना यहाँ पे और जो बुक है उसके बीच में, और ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी हरदम, जिस साइड आपका मोशन रहेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में। फिर कहता है you show that if you apply the force along the left, friction acts along the right, कि भाई आपने इस बात को भी देखा कि अगर आपने बुक को लेफ्ट साइड यहाँ पे पुश किया, अब मानो आपकी जो बुक थी आपने इसको इस वाली जो आपकी लेफ्ट साइड थी साइड पुश किया, तो जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स थी वो राइट साइड लगेगी। ठीक है, आई मीन अपोजिट लगती है। फिर कहता है इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। देखा कि जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स लगती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अब यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाना चाहते हैं। फिर कहते हैं इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक, और इन दोनों केसेस के अंदर बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स करती क्या है कि जो आपकी बुक यहाँ पे चल रही थी आपने उसको पुश किया था तो उसको रोकने का काम करती है। फिर कहते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होती है हमेशा अपोजिट ही रहती है। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table। और यहाँ पे जो हमने ऊपर पीछे एक्टिविटी स्टडी की तो वहाँ पे जो आपकी टेबल थी और जो ये बुक थी आपकी, इसके जो बीच वाला पार्ट रहते हैं ना, यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन फोर्स गाइस लग रही थी। फिर कहता है इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर द ऑल सरफेसेस, डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, लेट अस फाइंड आउट। क्या आपका जो फ्रिक्शन होता है वो हर एक सरफेस के लिए सेम रहता है या फिर वो आपका चेंज हो जाता है? तो चलो गाइज इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, जो कि निकल के आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, की भाई आपके कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो गाइज इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 12.2। तो चलो इसको फटाफट से स्टडी करते हैं और फिर यहाँ पे कहता है टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आप एक काम करो, कोई एक ब्रिक यानी कि आप एक ईंट ले लो माय फ्रेंड्स, और ईंट को लेने के बाद उसके आप एक धागा बांध दो। पुल द ब्रिक बाय स्ट्रिंग बैलेंस, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स नाउ डाउन द रीडिंग on the spring balance with when the brick just being to move. It give you a measure the force of friction between the surface of the brick and the floor। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि आप एक काम करो, एक ऐसे ईंट ले लो, ईंट को आप एक धागा बांध लो ऐसे, और आपको जो धागा है गाइस थोड़ा मजबूत यहाँ पे ले लेना आप उसको। फिर क्या करना है कि जो आपको बताते हैं ना कि कितनी फोर्स आखिरकार यहाँ पे आपकी होती है, एक मीटर गाइस आपका ऐसे आता है, तो उसके साथ में आप इसको बांध लेना ऐसे, और फिर क्या करना, इसको अपनी साइड ऐसे खींचना। तो जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होगी वो इस साइड लगेगी। ठीक है, और उससे आप यहाँ पे माप सकते हो कि आखिरकार कितनी फ्रिक्शन फोर्स आपकी यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो फिर कहता है नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। फिर आप एक काम करो कि आपकी जो ये ईंट है इसके चारों तरफ एक पॉलीथीन को मतलब कि लपेट दो या फिर बांध दो और फिर इसको खींच के देखो। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबाउट टू केसेस। फिर क्या जो आपका इस गाइस स्प्रिंग बैलेंस होता है इसके आपको जो ऑब्जर्वेशन पहले आई थी और जो अब आई है, इन दोनों के को अंदर कोई अंतर दिखाई यहाँ पे दिया? वट माइट बी द रीजन फॉर द डिफरेंस, और यहाँ पे जो आकर आपका डिफरेंस आया है तो उसका गाइस कारण क्या रहा है? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। उसके बाद आप क्या करो कि कोई जूट का बैग लो, वो इसके चारों तरफ यहाँ पे लपेट दो और फिर से इसको करके देखो, फिर क्या आपको यहाँ पे नजर आता है। फिर कहते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अब आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। तो यहाँ पे बताता है स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि आपका जो स्प्रिंग बैलेंस रहता है
वो एक डिवाइस रहता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब कि गाइज कितना उसको हम, मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फिर कितना उसका वेट है गाइज, कुछ ऐसी चीज़ों को मापने के लिए हम इसका यहाँ पे, मतलब कि आखिरकार उसके ऊपर फोर्स लग तो लग कितनी रही है, बेसिकली मेन चीज़ उसका फोर्स को मापना होता है, उसको मापने के लिए यूज़ करते हैं। It consists of a colloid spring which gets stretched when a force applied to it। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसके अंदर आपका स्प्रिंग टाइप का गाइज कुछ ऐसा होता है और वो आपका खींचता है जब इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे फिर जो आपका स्प्रिंग ये खींचता है इसको हम पॉइंटर की हेल्प से माप सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे ऊपर की साइड में होता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपके स्केल की रीडिंग होती है वो हमें मैग्नीट्यूड बताती है आपकी फोर्स का। और गाइस देखो कुछ ऐसा होता है आपका स्प्रिंग बैलेंस, और ये होता है इसका यहाँ पे पॉइंटर, जो कि मैंने यहाँ पे एक थोड़ी डोंट बना के आपको बताया है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 12.3 को डिस्कस करने। अब यहाँ पे कहते हैं मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्ट बाय द ब्रिक और बुक्स। Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from the point. How far does it move on the table before coming to the rest? अब my friends देखो यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटी समझाना चाहता है, एक बार मैं इसको पूरा स्टडी कर लेता हूँ, फिर आपको आगे चल के मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। कहते हैं नोट डाउन द डिस्टेंस, नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल, मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ, ट्राई दिस एक्टिविटी अगेन। अब देखो माय फ्रेंड्स, कुछ ऐसा आप सभी को कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, कोई टेबल लो, बुक वगैरह की हेल्प से या फिर आप ब्रिक की हेल्प से कुछ ऐसा सरफेस बनाओ यहाँ पे, कुछ मतलब कि आपको ऐसा करना है कि आपका सरफेस ऐसा बन जाए माय फ्रेंड्स, ऐसा इस टाइप का, ताकि आप यहाँ से कोई चीज़ छोड़ो तो वही उसको मतलब कि यहाँ पे आपका मोशन बढ़ के ऐसे वो चली जाए। अब आप इस बात को समझ चुकी हो, तो कुछ ऐसा ही इन दोनों ने यहाँ पे किया है और इन्होंने पॉइंट मार्क कर लिया, ये वाला पॉइंट ए बोल देते हैं इसको, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एक सेल लिया जो कि आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसको यहाँ से छोड़ा, तो माय फ्रेंड्स देखो वो आपका यहाँ पे जाके रुका। फिर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कपड़ा बिछा दिया आपका, जो कि येलो कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर इन लोगों ने इसको यहाँ पे छोड़ा, तो गाइज आपका ये आधे रास्ते में ही जाके रुक गया, ठीक है। तो ये कुछ आपकी एक्टिविटी थी जो कि आपने दोनों ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली है। फिर आगे कहते हैं रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे सैंड की, मतलब कि मिट्टी की भी थोड़ी पतली सी लेयर बना के इस एक्टिविटी को दोबारा करके देख सकती हैं। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी, लेकिन जो गाइज आपका ये स्लोप रहेगा ना, ये वाला स्लोप रहेगा, ये सभी में आपको सेम ही रखना है, ठीक है। फिर कहते हैं इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर द मिनिमम, की सब आपका ऐसा कौन सा केस रहा जहाँ पे सबसे कम दूरी आपके जो सेल था उसने तय की। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, और यहाँ पे जो आपकी जो डिस्टेंस उसने कवर की वो हर बार आपकी अलग अलग क्यों रही। ट्राई टू रीजन वाई, आप वाई का यहाँ पे कारण ढूंढने की कोशिश करो। फिर कहता है डिस्कस द रिजल्ट, और फिर आपका जो रिजल्ट आता है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप डिस्कस कर सकते हो। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव, क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका डिस्टेंस वो सेल कवर करता है उसका जो नेचर है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि नीचे आपकी किस तरीके की यहाँ पे सरफेस है। आई मीन आपकी कपड़े वाली सरफेस है, टेबल वाली सरफेस है, या फिर गाइज आपकी सैंड वाली सरफेस है। तो कहते हैं कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, क्या जो आपका सेल यहाँ पे रहता है उसकी जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो आपकी सरफेस की स्मूथनेस से यहाँ पे अफेक्ट होती है या फिर नहीं होती। तो चलो अब आगे बताते हैं। फिर कहते हैं आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड दिस सेल, कि भाई मैंने क्या किया, अपना जो सेल था ना उसके चारों तरफ ही एक सैंड पेपर लगा दिया और फिर इस एक्टिविटी को करके देखा, तो फिर क्या सीन हुआ होगा आप भी इसको करके देख सकते हो। फिर कहते हैं फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इज कॉन्टैक्ट, कि जो फ्रिक्शन यहाँ पे होता है ना वो आपका कोई जो दो सरफेस कॉन्टैक्ट के अंदर आती है ना उनकी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनकी वजह से होता है। अब वो इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब गाइज ध्यान से समझना, अब देखो यहाँ पे जो आपका सेल है, ठीक है, और यहाँ पे गाइज मानो आपका फर्श है, तो अब गाइज ये देखने में तो आपको बहुत स्मूथ और मतलब कि प्यारे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे या फिर किसी माइक्रोस्कोप या फिर किसी
सॉरी माइक्रोस्कोप तो नहीं, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखोगे तो गाइज कुछ ऐसे देखो, आपका ये मानो फर्श है ना, तो इसके ऊपर आपको पता है कि मिट्टी वगैरह भी होती है, तो आए थोड़ा सा रफ रफ सा होता है, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे रफ होता है यार गाइज, मिट्टी की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से। पूरा स्मूथ हम नहीं कह सकते इसको, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो आपका सेल होता है गाइज, अब मानो वो पूरा स्मूथ है, अगर आपने सैंड पेपर लगा दिया तो इसके ऊपर भी इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, अगर सैंड पेपर नहीं लगाया तो आपका ये पूरा स्मूथ है। चलो मैं इसको पूरा स्मूथ यहाँ पे मान लेता हूँ। तो अगर ये इसके ऊपर चलेगा तो यहाँ पे जो आपकी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ है ना गाइज, ये इसको यहाँ पे इसके जो रोकने की कोशिश करेंगी, बाधा बन जाएंगी इसके रास्ते में, और यही यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन का काम करती है माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब मे भी आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि भाई यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ का मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़। देखा कि भाई जो सरफेस आपकी बिल्कुल स्मूथ हमें दिखाई देती है, वहाँ पे भी आपकी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। Irregularities on the two surface look into one another. When we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे बेसिकली सीन क्या होता है कि चलो गाइज मैं इसको थोड़ा आपको अपने तरीके से बना के बताता हूँ। देखो गाइज मैं यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ जो आपकी होती है ना उनको बहुत बड़ी बड़ी ले लेता हूँ। अब मानो आपकी इरेगुलरिटीज़ गाइज इतनी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। तो सीन क्या होता है कि अब ये देखो आपकी इरेगुलरिटीज़ इतनी बड़ी बड़ी मैंने ले ली हैं, जो कि सरफेस की मैं मान रहा हूँ गाइज, ऐसा रियलिटी में नहीं होता इतनी बड़ी बड़ी, बट मैं मान के आपको बता रहा हूँ। मानो आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ या फिर कोई बॉल हो गया, कोई पेन हो गया, कुछ भी आपने यहाँ पे डाला, तो गाइज उसकी सरफेस पे भी मैं यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ मान लेता हूँ। तो क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे इंटरलॉकिंग बन जाती है आपकी ऐसे, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फंस चुकी है आपकी, कुछ ऐसे हो जाती है। तो फिर क्या होता है, आपको इस चीज़ को आगे चलाने के लिए यहाँ पे इसको फोर्स लगानी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा। तो जो गाइज ये इंटरलॉकिंग होती है ना, ये आपकी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और जैसे ये टूटेगी तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन होगा और आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पे समझाना चाहता है। अब गाइज मैंने इस डायग्राम की हेल्प से आपके माइंड में एक बात क्लियर कर दी है, मे बी वो हो जानी चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप फिर भी मेरे को बता सकते हो। फिर कहते हैं ऑन रफ सरफेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़, कि भाई जो आपकी रफ सरफेस होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी इरेगुलरिटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ अ रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व। और यहाँ पे कहते हैं इसी वजह से जो आपकी फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अगर आपकी सरफेस गाइज यहाँ पे रफ है तो। अब देखो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे चीज़ आपको शो भी कर दी कि भाई जो यहाँ पे आपकी टेबल है और ये बुक है, इन दोनों के बीच में देखो आपको इरेगुलरिटीज़ ऐसे दिखा रखी हैं कि मानो भाई ये आपकी ऊपर वाली बुक हो गई, नीचे वाली टेबल, तो इनके बीच में ऐसे इरेगुलरिटीज़ होती हैं और ये इंटरलॉकिंग हो जाती है यहाँ पे आपकी, ठीक है। और ऊपर बता रखा है कि भाई ये सरफेस आपकी बुक की है, ये आपकी टेबल की है। फिर कहते हैं वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई देखो आपको ये तो पता है कि इनके बीच में पहले ही ऐसे इंटरलॉकिंग बन जाती है। अब मानो आपने क्या किया, ऊपर से भी इसको बहुत ज़ोरों से प्रेस कर दिया और नीचे से भी प्रेस कर दिया, तो जो आपकी इंटरलॉकिंग थी और मजबूत हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये मजबूत हो गई तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको आगे चलाने के लिए, और यहाँ पे आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी। फिर कहते हैं यू हैव एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। आपको ये बात तब समझ में आई है, मानो आपके घर पे कोई चिटाई या फिर मैट वगैरह है, आप उसको आगे खींचने की कोशिश करना तो आप उसको ईजिली खींच पाओगे। लेकिन जब इसके ऊपर मानो आपके पापा या फिर कोई पर्सन यहाँ पे बैठ चुका है, ठीक है, और फिर आप इसको खींच के देखना गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर पड़ चुका है, तो जो इंटरलॉकिंग है वो मजबूत बन चुकी है, तो गाइस जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शो कर रखा है यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग, कि भाई आपको बॉक्स को पुश करते रहना पड़ेगा उसको चलाते रहने के लिए। अगर आपने यहाँ से पुश करना हटा दिया तो वो बॉक्स रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपकी काम कर रही है। फिर आगे कहते हैं रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अपने पिछले वाले चैप्टर में जो आपने और आपके फ्रेंड ने मिलकर बॉक्स को चलाया था ना, वो वाला एक्सपीरियंस भी यहाँ पे याद कर सकते हैं।
If you have no such experience, get that experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई कौन से बॉक्स को चलाना ज़्यादा आसान रहता है, जो आपका रेस्ट के अंदर है या फिर जो आपका पहले से मोशन के अंदर है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को नीचे जरूर देना, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और माय फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। अगर आप सभी को इस चैप्टर का ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन यार इस वीडियो को शेयर आप जरूर से कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनकी हेल्प हो पाए और उनको भी यहाँ पे नॉलेज मिल पाए। बाकी अगर आप अपने अगले पार्ट्स की वीडियो सबसे पहले जल्दी और देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को गाइज ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय।